युवराज रुद्रदेव को जैसे ही कुलगुरु का संदेशा मिला, वो तुरंत अपने दल बल के साथ आश्रम की ओर निकल पड़े। वो जानते थे कि इतना अचानक बुलावा या तो किसी शुभ संकेत के लिए था या फिर कोई अनहोनी होने वाली है। उनके साथ उनके कुछ सलाहकार साथ थे और वो शिष्य भी उन्हीं के साथ जिसने कुलगुरु का संदेशा उन्हें दिया था। उधर युवराज रुद्रदेव निकले और इधर कुलगुरु के हृदय की गति बढ़ती जा रही थी। उनके जीवन काल में ऐसा प्रथम बार हुआ था कि वो उसी दोषी के क्षमादान का प्रस्ताव रखने जा रहे थे जिसको उन्हें खुद दंड दिया था, और ये उनके लिए असहनीय प्रतीत हो रहा था। वो लगातार आश्रम के अंदर ही घूमे जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद युवराज रुद्रदेव ने आश्रम में प्रवेश किया और कुलगुरु को प्रणाम करते हुए बोले, प्रणाम गुरुदेव, कहिए क्या आज्ञा है। आशीर्वाद युवराज, कहते हुए कुलगुरु थोड़ी देर रुके और फिर बोले, राज्य पर एक नया संकट आ गया है युवराज, और इसी सिलसिले में आपको यहाँ उपस्थित होने को कहा गया है। कुलगुरु के मुंह से नए संकट की बात सुनकर युवराज रुद्रदेव का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उन्होंने कुलगुरु की ओर देखते हुए कहा, कैसा संकट गुरुदेव। उनके ऐसे पूछने पर कुलगुरु ने अपनी चारों ओर खड़े शिष्यों और युवराज के साथ और सलाहकारों और सिपाहियों की ओर देखा, और वो सब कुलगुरु का मंतव्य समझ गए और वो तुरंत वहां से हटकर दूर जाकर खड़े हो गए। उनके दूर जाने पर युवराज रुद्रदेव ने फिर से कुलगुरु विचित्रवीर से पूछा, आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं कुलगुरु? कैसा संकट आन पड़ा है जिसने आपको इतना परेशान कर रखा है? यह संकट ही ऐसा है युवराज कि मुझे अधीर होना पड़ रहा है। कुलगुरु ने युवराज की ओर देखते हुए कहा, तो बताइए कुलगुरु, और साथ ही में इसका निवारण क्या होगा ये भी बताइए। युवराज ने हाथ जोड़कर कुलगुरु से पूछा, ये तुम्हारे चाचा शक्तिमौली से संबंधित है। जैसे ही कुलगुरु ने अपना वाक्य पूरा किया, युवराज रुद्रदेव का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने साक्षात मृत्यु को सामने देख लिया हो। उसके बाद जैसे जैसे कुलगुरु ने देवयानी द्वारा दिए जा रहे प्रस्ताव के बारे में बताना शुरू किया, वैसे वैसे युवराज के चेहरे पर विस्मयकारी भाव उभरते चले गए, और इस भाव को कुलगुरु बहुत अच्छे से समझ रहे थे। और हो भी क्यों ना, शक्तिमौली का गृह निष्कासन उनसे ही संबंधित था। कुलगुरु से पूरी बात सुनने के बाद युवराज रुद्रदेव ने कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, मैं इस पर अकेले टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव। युवराज रुद्रदेव भावी महाराज होने के बावजूद इस संकट को सीधे अपने सिर पर नहीं लेना चाह रहे थे। हाँ युवराज, इसके लिए मैंने मंत्री परिषद की बैठक बुलाने के लिए कहा है। इस विषय में आपको सर्वप्रथम जानकारी देना मैंने उचित समझा, इसलिए आपसे पहले ये प्रस्ताव साझा किया। कुलगुरु ने युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, क्या मैं अपने सलाहकारों को यहाँ आमंत्रित कर सकता हूँ? युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु से अनुमति मांगते हुए कहा, अवश्य युवराज, अपितु मैं कहता हूँ कि इस मुद्दे पर उनसे भी राय मांगी जाए कि किस तरह इस प्रस्ताव को राज्यसभा में रखा जाए कि बिना कोई आरोप प्रत्यारोप के देवयानी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ राज्य रक्षक के खोजने से नहीं अपितु पूरे इंद्रनगर राज्य के भविष्य हेतु अत्यंत आवश्यक है। कहते हुए कुलगुरु ने सलाहकारों को बुलाने के लिए कहा। युवराज का इशारा पाकर उनसे थोड़ी ही दूर पर खड़े सलाहकार आश्रम के अंदर आकर कुलगुरु और युवराज के समक्ष खड़े हो गए, और युवराज ने वो सारी बात उनसे कह डाली जो उन्होंने कुलगुरु के मुखारविंद से सुनी थी, और उस पर उनका निर्णय सुनना चाहा। प्रस्ताव सुनने के बाद उन्हीं सलाहकारों में से एक ने कहा, युवराज, ये प्रस्ताव तो इंद्रनगर के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन क्या इसे मंत्री परिषद स्वीकार करेगा, और क्या जनता शक्तिमौली को फिर से अपनाएगी? युवराज और कुलगुरु दोनों उस सलाहकार की बातें सुन रहे थे और वो लगातार अपने विचार रखते हुए बोलता जा रहा था। अभी तक स्वर्गीय महाराज के मृत्यु के बाद इंद्रनगर में निष्दिन अलग अलग घटनाएं घट रही हैं, और इससे जनता के मन में राजमहल के प्रति असंतोष फैलाने की कोशिश की जा रही है। और अगर जनता के समक्ष ये आया कि शक्तिमौली को गृह निष्कासन के बाद वापस बुलाया जा रहा है, तो शायद विरोधी ताकतें जनता के बीच इसे विवादास्पद तरीके से फैलाकर गृह युद्ध को भड़का दें। कुलगुरु और युवराज रुद्रदेव दोनों को उस सलाहकार की बातें जच रही थी, और जंचे भी क्यों ना, उसके मुंह से निकली एक एक बात अक्षरशः सत्य थी। कहते हुए उसने अपना वक्तव्य खत्म कर दिया था। अब उस पर कुलगुरु और युवराज रुद्रदेव के टिप्पणी का इंतजार था। तो इस पर
आपके क्या विचार हैं युवराज? कुलगुरु ने सलाहकार की बात सुनने के बाद युवराज रुद्रदेव से प्रश्न करते हुए पूछा। जनमत संग्रह? युवराज रुद्रदेव ने बिना देरी किए हुए जवाब देते हुए कहा, और जिस हिसाब से परिस्थितियां बन रही थीं, जनमत संग्रह के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगर बिना जनता को विश्वास में लिए हुए ये कार्य किया जाता तो इससे राज्य में विद्रोह होने का खतरा मंडरा सकता था। क्या इससे तो सिंहासन खतरे में आ जाएगा युवराज? युवराज रुद्रदेव की बात सुनने के बाद कुलगुरु ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, सही सुना आपने गुरुदेव। जनमत संग्रह ही इस समस्या को जड़ से खत्म करने का एकमात्र तरीका है, वरना इंद्रनगर के राज सिंहासन पर हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा कि अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए राजमहल में नियम ताक पर रखती है, जो कि आने वाले समय में राज परिवार के लिए कष्टकारी हो सकता है। युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु को जवाब देते हुए कहा। अब कुलगुरु को भी युवराज रुद्रदेव की बातें जमने लगी थी। ये उचित है युवराज, लेकिन इसके लिए पहले हमें राज्य के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य नागरिकों समेत पूरे मंत्री परिषद को विश्वास में लेना होगा, और साथ ही उनको ये यकीन दिलाना होगा कि अगर शक्ति मौली ने फिर से किसी घृणित कार्य को करने की कोशिश की तो उसे राज्य के नियमों के अनुसार पुनः दंड दिया जाएगा। युवराज रुद्रदेव की बात से सहमत होकर सलाहकार ने अपना विचार प्रकट किया। ठीक है युवराज, अगर आप सबके विचारानुसार अगर ये उचित कदम है तो मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाए और इस प्रस्ताव को उनके सामने रखा जाए। उसके बाद देखते हैं कि इसे किस तरह लागू किया जाए। कुलगुरु ने युवराज रुद्रदेव को आदेश देते हुए कहा। उधर इंद्रनगर में शक्ति मौली के दंड को क्षमादान कैसे किया जाए, ये विकल्प ढूंढा जा रहा था। दूसरी ओर कैलिस्टो पर शक्ति मौली बेचैनी के साथ इधर उधर टहल रहा था। उसे विश्वास था कि कुलगुरु उसे क्षमादान जरूर देंगे, लेकिन उसे ये भी डर था शायद उसे क्षमादान ना मिले तो आगे के विकल्पों के बारे में भी वो सोच रहा था। इंद्रनगर के राज दरबार में सभा लगी हुई थी। राज सिंहासन पर युवराज रुद्रदेव बैठे हुए थे। उनके बगल में युवराज परमदेव और दोनों माताएं बैठी हुई थी। उनसे थोड़ी सी ऊंची गद्दी पर कुलगुरु विराजमान थे, और फिर अपने पद के अनुसार सब वहां अपनी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। जो इस सभा के बुलाने का मतलब जानते थे वो थोड़ा कम बेचैन थे, लेकिन जो इस सभा को बुलाने के प्रायोजन को नहीं जानते थे वो ज्यादा बेचैन थे। युवराज रुद्रदेव का वो सलाहकार जो उनके साथ आश्रम पर मौजूद था, वो अपनी गद्दी से उठा और आकर बीचों बीच में खड़ा हो गया। उसने पहले कुलगुरु, फिर युवराज रुद्रदेव समेत युवराज परमदेव, दोनों माताओं और अपने से उच्च पद वाले लोगों को प्रणाम किया, और फिर सभा को बुलाने के प्रयोजन के बारे में जानकारी देते हुए कहा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे राज्य रक्षक की कालनेमी से युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाने पर हमारे राज्य का ऊर्जा स्रोत पारद ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं विलुप्त हो गया था, और फिर उसे राज्य रक्षक आदित्य की बहन देवयानी खोजने के लिए यहाँ से रवाना हुई थी। सभी ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे और उसके चेहरे के बदलते हुए भाव को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो आगे क्या कहने वाले थे। उसने फिर उन लोगों के अनुमानों को तोड़ते हुए कहा, लेकिन देवयानी संकट में है और उसने हमसे सहायता मांगी है। जैसे ही सलाहकार के मुंह से ये वाक्य निकला कि देवयानी संकट में है, वहां तुरंत खुसुर पुसुर शुरू हो गई, और शुरू से युवराज रुद्रदेव के राज्याभिषेक के अनुमोदन का विरोध कर रहा दामोदर उठ खड़ा हुआ और युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए बोला, कैसा संकट युवराज? क्या देवयानी सुरक्षित है या फिर इस राज्य की तरह उसका भी भविष्य अंधेरे में है? उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न के तंज को युवराज रुद्रदेव ने बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया था, लेकिन किसी नायक की तरह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, न तो देवयानी का भविष्य अंधेरे में है दामोदर जी, और न ही इस राज्य का। हमारे पास अंतिम विकल्प हमेशा खुला रहेगा, मेरे बलिदान का, और आपको वो विकल्प पसंद भी आएगा। युवराज ने दामोदर के नहले पर अपना दहला मार दिया था। युवराज के इस तरह से बात करने के अंदाज को देखकर दामोदर खिसिया कर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके बाद युवराज ने सलाहकार से कहा, आगे बढ़िए आप। उसके बाद सलाहकार ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे सामने उसने राज्य रक्षक को ढूंढने में किसी की सहायता लेने का प्रस्ताव रखा है, और हम सबको भरोसा है
कि वो जरूर हमारे राज्य पर आए संकट को दूर करने में हमारी मदद करेगा। इसलिए मैं कुलगुरु और युवराज रुद्रदेव द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वो प्रस्ताव मंत्री परिषद के सामने रखता हूँ, जो कि उस व्यक्ति द्वारा सहायता देने के बदले में हमारे समक्ष देवयानी द्वारा रखा गया है। कौन है वो व्यक्ति? नवनियुक्त प्रधानमंत्री सर्वदमन ने सलाहकार की ओर देखते हुए कहा। इस राज्य के पूर्व सेनापति और पूर्व युवराज शक्तिमौली। जैसे ही ये नाम सलाहकार के मुखारबिंद से निकला, सभा में ऐसी हलचल मची जैसे कि सबने कोई बहुत बुरा सपना देख लिया हो। सब एक दूसरे के कानों में खुसुर पुसुर करने लगे। दोनों माताओं और युवराज परमदेव को भी ये जानकर गहरा आघात लगा कि उनसे भी युवराज रुद्रदेव ने बिना सलाह लिए ऐसा अनुमोदन दे दिया, जो कि कुल के हजारों वर्षों में नहीं हुआ था। ब्रह्मांड के संतुलन बनाए रखने से लेकर हर ग्रह के, हर राज्य के, हर घर वही संतुलन बरकरार रखने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं और वहां निवास करने वाले निवासियों को उसी दायरे में रहकर अपना कार्य करना होता है। अगर उन नियमों को तोड़ने वाले के ऊपर कार्यवाही ना किया जाए तो अनुशासन बिगड़ने के बाद वहां तमाम विपदाओं के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता। लेकिन अगर उन नियमों को बनाने वाले ही उनको ऐसे तोड़ने का अनुमोदन रखें तो विरोध के स्वर उठना लाजमी हो जाता है। और ये बात देवयानी आकाश गंगा के मिराग ग्रह के सबसे शक्तिशाली राज्य इंद्रनगर पर भी लागू होती थी। शक्तिमौली क्या जीवित है? प्रधानमंत्री सर्वदमन ने युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए पूछा। युवराज ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन बात बात पर अपनी बात रखने वाला दामोदर फिर से खड़ा हो गया और बोला, हम किसी गृह निष्कासन का दंड पाए हुए व्यक्ति के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं युवराज? ये राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा। फिर कुलगुरु की ओर देखते हुए बोला, क्षमा करें कुलगुरु, लेकिन आप युवराज रुद्रदेव के प्रेम भावना में बहकर ऐसे बेतुके अनुमोदन नहीं ले सकते। कुलगुरु के जीवन काल में प्रथम बार इतनी कठोरता के साथ किसी ने बात की थी, और वो कोई बड़ा राजनीतिक ओहदा रखने वाला व्यक्ति ना होकर एक तुच्छ मंत्री था, जिसे युवराज रुद्रदेव की न जाने किसी बात से जलन थी। उसकी ऐसी अक्षम्य बातें सुनकर कुलगुरु का पारा एकदम से चढ़ गया, जो कि शायद दामोदर और उसके साथ साथ इंद्रनगर के भविष्य के लिए भी खतरा बनने वाला था। क्या होगा अब शक्तिमौली और इंद्रनगर का भविष्य? क्या शक्तिमौली को मिलेगा क्षमादान, या फिर कुलगुरु तलाशेंगे कोई नया विकल्प? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।